नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था। अब इसके आगे कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये अपना लाइन इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दो क्लास हो रही है इसकी, ये पूरा आपका अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अगर आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें 100% आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आगे देखिए, परिसंचारण टॉपिक है। किसे कहते हैं? परिसंचारण। परिसंचारण परिसंचारण या इंग्लिश में कहेंगे सर्कुलेशन। परिसंचारण नाम से स्पष्ट है कि देखिए, किसी मान लीजिए कोई आपके पास बंद वक्र है, किसी सदिश फलन का आप बंद वक्र के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो उसमें आप जो चीज़ें निकालेंगे वो परिसंचारण होगा, यानी उसके सापेक्ष जो समाकलन होगा, जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो आपका परिसंचारण होता है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन करेंगे तो जो आपका बंद वक्र सी के चारों ओर होगा वो परिसंचारण कहलाता है। यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि सदिश एफ का, बस ये डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से, सदिश एफ के किसी बंद वक्र के किसी बंद वक्र, सदिश एफ के किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन के अनुदिश किसी सदिश एफ के किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन, यानी क्या होगा आप कह सकते हैं, अर्थात जो आप समाकलन करते थे रेखा समाकलन एफ वेक्टर डॉट डी आर को एफ का बंद वक्र को एफ का बंद वक्र को एफ का बंद वक्र सी के चारों ओर, सी के चारों ओर परिसंचारण कहते हैं। परिसंचारण कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कि आपके पास कोई सदिश है और सदिश एफ के अनुदिश बंद वक्र होना चाहिए। बंद वक्र का आप समाकलन कर रहे हैं, ये चीज रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इस एफ को, जो ये मान आएगा, इस एफ को बंद वक्र सी के चारों ओर परिसंचारण कहेंगे। अब बात आती है कि अगर इस परिसंचारण का मान, किसी बंद वक्र के अनुदिश इस परिसंचारण का मान अगर 0 आ जाता है, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो इसे आप अघूर्ण सदिश कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अघूर्ण सदिश। अघूर्ण सदिश यानी इररोटेशनल वेक्टर। अघूर्ण सदिश किसे कहते हैं कि अगर आप जो बंद वक्र के अकॉर्डिंग समाकलन निकाल रहे हैं, अगर उसका मान 0 आ जाता है, यानी एफ डॉट डी आर बराबर समाकलन आप कर रहे हैं, उसका मान 0 आ गया तो उसे आप क्या कहेंगे? बंद वक्र का परिसंचारण। तो ये हो गया, और इसका मान अगर 0 आ जाता है तो उसे अघूर्ण सदिश कहते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इसी कहते हैं, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। कई बार सीधी की सीधी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, बंद वक्र का परिसंचारण अघूर्ण सदिश क्या होता है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे अपन, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अब आज करवाने वाला हूँ। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे के सारे। ठीक है, लिख लिया ना, इसको लिख लिया करो साथ में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है सी वाई जेड डी एक्स प्लस का एक्स जेड डी वाई और प्लस का आपका आ जाएगा एक्स वाई डी जेड। ठीक है, क्वेश्चन लिखा क्या है कि जहां सी बिंदु, जहां
सी बिंदु 1,0,0 से 2,1,0 तक से 2,1,4 तक कोई पथ है, ठीक है। तो इसका आपको रिजल्ट निकालना है इस समाकलन का। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझिए इन चीज़ों को, कि आपको कहा है कि ये आपको दे दिया, इसका मान निकालना है, यानी इसको सबसे पहले तो एक चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप किसी चर में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए इसमें आपको लास्ट में देता है, हिंट देता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, कोई पथ देगा, आप पथ से ही आप चीज़ निकाल सकते हैं। वाई बराबर, देखो आपको पहले हम कल कर रहे थे, वाई बराबर एक्स स्क्वायर दे रहा था, वाई बराबर एक्स क्यूब दे रहा था, उससे आप वाई का मान रख रहे थे। तो ऐसे ही आपको एक पथ दिया है, पथ क्या दिया है कि बिंदु 1,0,0 से 2,1,4 तक कोई पथ है, इसमें कोई पथ है, यानी पथ का मतलब हो गया कि ये इन दोनों से क्या पथ बन सकता है, एक सरल रेखा का समीकरण बन सकता है। तो यानी इससे सरल रेखा का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए सरल रेखा का समीकरण आंसर कर रहे हैं अपन इसका, सरल रेखा का समीकरण। अब मुझे बताओ सरल रेखा का समीकरण कैसे निकलता है। अगर आपको याद होगा, देखिए अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है और जल्द ही हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे, जिससे आप सरल रेखाओं का जो समीकरण आप निकालते हैं, हालांकि आपको चीज़ें पता हैं। देखिए क्या होता है सरल रेखा का समीकरण कि x माइनस का x1 अपोन में x2 माइनस का x1 बराबर होता है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण कर रहे हैं हम, y माइनस y1 y2 माइनस का y1 बराबर z माइनस का z1 अपोन में z2 माइनस z1 बराबर होता है, जो भी आप t मानते हैं t मान लीजिए, t माना। जब 12th के अंदर मैथ करवाते हैं तो यहाँ पर ये लिखवाते हैं कि आपको t माना आगे लिखना है ब्रैकेट के अंदर, कि आपने आता नहीं है, ये आपने माना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं हम x माइनस का x1 क्या है 1, x2 माइनस x1 दो में से एक घटाना है 2 माइनस का 1 बराबर y माइनस का 1 y1 0 है, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस का 0 है। ऐसे ही z माइनस का 0 और z2 का मान 4 माइनस का 0 बराबर आपने मान लिया t। अब देखो यहाँ से आपका सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा, कैसे तुलना करा लीजिए, यहाँ नीचे बचेगा 1 और x बराबर क्या आ जाएगा, देखो प्रत्येक को अलग अलग तुलना करा रहे हैं, तो x बराबर आपका आ गया t प्लस का 1। समझ रहे हो ना बात को कैसे आया है, x बराबर t प्लस का 1 आ गया। ऐसे ही y बराबर देखिए क्या आएगा, सीधा y बराबर दूसरा y बराबर आ गया t और z बराबर आपके पास क्या आ गया 4t। तो ये आपके पास कह सकते हैं, एक बार जो समीकरण आप परिवर्तन कर रहे हैं अन्य चर के अंदर, सभी को एक साथ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मान आए हैं आपके। देखो यहाँ से आप dx का मान निकालना पड़ेगा आपको, dy का भी मान निकालना पड़ेगा और dz का, और x और y की जगह आपको t के रूप में, पूरा हम t के रूप में ही कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ से आपको समीकरण दे रखी है, अगर t के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे तो t का मान यहाँ से बिंदुओं में रखेंगे, यानी यहाँ से प्रत्येक के अंदर t का मान निकालेंगे इन बिंदुओं पर और इन बिंदुओं पर, यानी ये क्या है लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक आपका है, तो यहाँ से आप t का मान भी निकाल सकते हैं। तो पहले अगर आप लिमिट निकालें तो लिमिट देखिए यहाँ पर आपको मान रखने हैं। देखिए एक बार इतना करते हैं अपन, फिर बाद में आगे करते हैं लिमिट वगैरह। यानी एक बार मान हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर, और फिर ये आपका जो ये dt के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा फंक्शन। सारी चीजें आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, लिख लो एक बार इतना ऐसा। ठीक है, देखो साथ में आपको देखिए, क्योंकि f डॉट डी आर ये भी तो आपने निकालने हैं, dx dy अलग अलग मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, dx का मान निकालेंगे, देखिए क्या आएगा
यहाँ से डी एक्स का मान अवकलन कर रहे हैं देखो, तो डी टी यानी हम डी टी के रूप में देखो टी के रूप में कन्वर्ट करें तो सारे ही आपको चर भी टी के रूप में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ से अगर हम करें डी वाई बराबर डी टी आ गया, यहाँ से करेंगे डी जेड बराबर क्या आ गया 4 डी टी। ठीक है, यानी प्रत्येक के साथ आप ऐसा लगाएंगे तो यानी सब में आपका डी टी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आपके मान आ जाएंगे। अब देखिए ये सारे के सारे मान x बराबर x का मान, y का मान, z का मान सारे के सारे समीकरण के अंदर हम पुट करते हैं, फिर आगे अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं देखो ये इतना साफ कर रहा हूँ मैं, और ये आपको समीकरण ये पॉइंट याद रखने हैं कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपना रिजल्ट आएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैं ये मान पुट कर रहा हूँ x बराबर t प्लस 1 और ये, तो देखो ध्यान से c y z, y का मान कितना है t और z का मान है 4t। देखिए y का मान है t और z का मान इंटू 4t। ठीक है, और साथ में देखिए dt है ना, तो dt प्रत्येक के अंदर आपका कॉमन आएगा, लेकिन एक बार मैं dt लिख देता हूँ साथ में ही, प्लस का x का मान कितना है t प्लस 1 और z का मान देखिए कितना है 4t और dy का मान कितना है dt। देखो सारे हम एक जर में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस एक्स वाई, एक्स का मान कितना है t प्लस 1, y का मान कितना है t और dz का मान है 4 dt। ठीक है, यहां से आपका dt कॉमन आ रहा है सभी में, तो c देखिए ये हो गया 4t स्क्वेयर प्लस का अंदर इसकी गुणा कराते हैं, देखिए 4t स्क्वेयर और आ गया प्लस का 4t और यहाँ पर आएगा t स्क्वेयर, साथ में देखो 4 गुणा में है ना, तो 4 साथ में गुणा करा रहा हूँ 4t स्क्वेयर प्लस का 4t और dt सभी में कॉमन आ गया। ये देखो अब यहाँ से आप लिमिट निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से आप लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट निकल जाएगी। देखो लिमिट कैसी क्या थी, देखिए ये बिंदु दे रखे हैं तो इस पर आपको t के मान निकालने हैं। देखो यहाँ से अगर हम ये बिंदु रखता हूँ मैं x बराबर 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो t का मान देखिए कितना आएगा 1 रखा तो t का मान 0 और यहाँ रखूंगा, देखो यहाँ पर 1 रखूंगा, देखिए t का मान यहाँ से 0 आ गया और यहाँ पर अब देखो ये पॉइंट रखने हैं तो y बराबर यहाँ पर 0 रखा तो t का मान यहाँ भी 0, तो लोअर लिमिट वाले देखो सारे ही t बराबर 0 आ रहे हैं। तो यानी एक तो लिमिट आपकी होगी t बराबर 0 से स्टार्ट हो रही है और t बराबर कहाँ तक जाएगी। अब अधिकतम वाले मान रखते हैं, जो ये मैक्सिमम है 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 रखा तो t का मान 1 आया और यहाँ 2 रखेंगे, देखिए y बराबर t है क्या, यहाँ 1 रखना है, y का मान कितना है 1 रखेंगे तो y बराबर t बराबर 1 आ गया और z का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, t बराबर 1। तो यानी आप इस बिंदु पर तो t का मान 0 आया है और इस पर t का मान 1 आ रहा है सभी में, तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी कहाँ से 0 से लेकर 1 तक आपकी लिमिट हो गई। अब देखिए जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनको बाहर निकाल लो, जो मान आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जो चीज़ें आपकी आ रही हैं कॉमन देखो 4t स्क्वेयर कितने हैं, देखो यहाँ पर 1 2 और 3 तो आपके 4 हैं। ठीक है 4t स्क्वेयर, ये देखो अब नीचे कोई काम नहीं आएगा इनका, तो आप लिख सकते हैं इनको, यानी आप जोड़ लीजिए 4t स्क्वेयर 8t स्क्वेयर और 12t स्क्वेयर। ठीक है, और ये हो गया 8t और लिमिट यहाँ पर समाकलन है 0 से 1 और dt। अब इसका समाकलन करते हैं, देखिए समाकलन करेंगे तो 12t, देखो ये हो गया t स्क्वेयर का तो, और 8 का हो गया 8t स्क्वेयर बाई 2, तो इसका करेंगे 2 चौके 8, ये 4 और लिमिट रखनी है आपको 0 से 1, तो 1 ही रखनी है, 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ तो बच गया 4 और 1 रखेंगे तो 4, यहाँ पर 4 और यहाँ रखेंगे 1 तो भी देखो टी स्क्वेयर 1 की स्क्वेयर 1 ही आएगा, प्लस का 4 इंटू में है तो 4 बराबर 8 आपका आंसर आ गया। अभी कितना आ गया 8 आपका आंसर आ गया। तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सरल चीज़ें हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन है भाई,
लेकिन हो जाएंगे, थोड़े बड़े ज़रूर हैं लेकिन हो जाएंगे भाई। कई बार क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं ये। वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप तथा z समतल में स्थित z समतल में स्थित वर्त, और वर्त दिया है आपको x² प्लस y² बराबर 4 के सापेक्ष परिसंचारण है। के सापेक्ष परिसंचारण निकालना है आपको। क्या है, सीधा करेंगे, डायरेक्ट लिमिट आ जाएगी। देखो इसको मैं पहले प्राचलिक समीकरण के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं ताकि ये आसानी से आपके चीज़ें मान आ जाएं। वैसे ये हार्ड हो जाएगा, यानी आपको निकालना तो ये है f.dr, यानी अब dr निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, देखो y के साथ यहाँ पर dx इंटू में हो जाएगा प्लस x के साथ dy हो जाएगा, और ये आपको मान निकालना है। सीधी सी बात यही है। तो आपको लिमिट चाहिए कि यहाँ पर लिमिट चाहने से पहले y और x के मान प्राचलिक समीकरण के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस वर्त का समीकरण को देखिए, वर्त का समीकरण दे तो आप प्राचलिक समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। x बराबर देखो क्या मानेंगे 2 कोस थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे x की, देखो यहाँ पर रखी 4 और यहाँ रखा 4 कोस स्क्वायर को 4 कॉमन लेंगे तो बराबर आ गई इक्वेशन, यानी संतुष्ट कर रहा है ये। तो आप ऐसा मान सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से देखो dx का मान भी चाहिए आपको। dx का मान कितना आएगा, माइनस का 2 साइन थीटा। ऐसे ही dy का मान निकालेंगे तो 2 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, और लिमिट देखो, लिमिट क्या आ जाएगी, आपको पता है त्रिकोणमितीय फलन है, सीधी सी बात है। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आपका थीटा का मान होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में आपका थीटा का मान होगा। तो देखिए रिजल्ट आपका 0 से 2 पाई लिमिट हो गई। y की जगह क्या रखना है 2 साइन थीटा, dx की जगह इंटू में माइनस का 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, प्लस का x की जगह क्या रखना है, देखो x की जगह 2 कोस थीटा और dy की जगह रखना है 2 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां से देखिए क्या रिजल्ट बनेगा आपका, ये तो बन गया 0 से 2 पाई, सभी में 2 4 कॉमन आ रहा है तो 4 में पहले ही कॉमन ले लेता हूं। ये बन गया आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आगे पूरा एक ही कर लेंगे इसको, आगे बन गया आपका कोस स्क्वायर थीटा और ये आपका डी थीटा। ठीक है, अब ऐसा समाकलन आपने देखिए किया हुआ है, कैसे करेंगे, साइन थीटा को आप कोस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस का कोस थीटा कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ऐसे इस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो वही हम चीज़ें लिखने वाले हैं। तो एक बार इतना लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, फिर आगे थोड़ा सा साफ करते हैं, जगह कम है। तो एक बार इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। लिख लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर से साफ कर देते हैं, बाकी तो रिजल्ट आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ब्लैक से भी लिख लेते हैं। आगे देखो क्या आएगा, तो 4 तो आपका यहां पर आ गया, 0 से 2 पाई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का, माइनस तो पहले ही है, 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ये पूरा होल आ गया डी थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो अब कर देंगे अपन समाकलन, डायरेक्ट करेंगे। 4 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, कोई सा भी नहीं चलता ये ब्लैक वाले। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे, ये माइनस का देखो अंदर साथ में गुणा करवा रहा हूँ, तो ये समाकलन डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं। देखो लिमिट लगाएंगे सीधा, तो देखो ये है 1 का, यानी यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष होगा, तो थीटा का यहाँ पर 1 का थीटा आ जाएगा, तो माइनस का थीटा बाई 2 आ गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 2 थीटा का क्या होगा साइन
2 थीटा और ये 2 आएगा नीचे, यानी नीचे 2 और है, 4 हो गया, प्लस का यहाँ भी थीटा बाई 2 हो गया, आगे भी क्या हो जाएगा देखो, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, और 2 पहले ही है तो 4 हो गया, और लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट आगे लिमिट लगानी है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहाँ से जो चीज़ें बचेंगी उसमें लिमिट लगा दो। देखो थीटा बाई 2 से तो थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इसके अंदर। तो अब देखो आगे, अब यहां पर देखो बराबर है 4 साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा देखो कितने, 2 साइन थीटा, और ये 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गया, तो साइन 2 थीटा बाई 2 नीचे आ गया, इतना ही बचेगा 0 से 2 पाई। अब देखो कितना भी मान यहाँ पर रख दो चाहे आप, देखो 4 साइन 4 पाई अपॉन 2 माइनस का 0 रखेंगे तो साइन 0, तो देखो ये मान साइन 4 पाई का मान भी 0, इसका मान भी 0, तो यानी टोटल 4 इंटू 0 यानी 0 मान आपका आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना आंसर आ जाएगा, 0 लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अब करते हैं बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य है वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, और ये सब जानते हैं बल द्वारा कितना कार्य होता है, बल इंटू विस्थापन, सीधी सी बात है, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य, बल F द्वारा, देखिए लिखते हैं बल F द्वारा कण C को, द्वारा कण को वक्र C पर, बल द्वारा कण को वक्र C पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, वक्र C पर विस्थापित करने में किया गया कार्य देखो क्या होगा, विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, सी एफ डॉट डी आर। ठीक है, देखिए यही कार्य होगा, यही आपका वर्क है, सीधी सी बात है, बल इंटू विस्थापन आपका क्या होता है, कार्य होता है। तो ये आपका हो गया वर्क, बल इंटू विस्थापन। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल एफ द्वारा कण को वक्र सी पर विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा, करने में जो काम होगा, वही बल द्वारा विस्थापित कण को विस्थापित करने में कार्य होगा, एफ डॉट डी आर वेक्टर। तो ये आपका हो गया। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं एक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिए बल F बराबर आपको दिया है, बल F वेक्टर बराबर 3xy कैप माइनस का 5z कैप प्लस का 10x कैप। एक कण को वक्र, एक कण को वक्र x बराबर टी स्क्वेयर प्लस 1, y बराबर 2t स्क्वेयर और z बराबर आपको दे रखा है t क्यूब के अनुदिश, t क्यूब के अनुदिश, t बराबर 1 से t बराबर 2 तक, t बराबर 1 से
t बराबर 2 तक विस्थापित, t बराबर 1 से t बराबर 2 1 तक विस्थापित करता है, तब किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको एफ दे रखा है और यहां पर ये विस्थापन देखो ये आपको दे रखे हैं, तो ये x बराबर मान आपको रखने हैं और सारा t के रूप में कन्वर्ट करना है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, t के रूप में आपको इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपको dx dy और dz के मान भी t के रूप में निकालने पड़ेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले यही काम कीजिए। देखो कार्य क्या होगा, आंसर करें अपन, कार्य होगा सी एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, c से 3xy, यहाँ dx आएगा माइनस का 5z dy, यहाँ आएगा 10x dz। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो ये आपको दिया क्या है, चूंकि x बराबर आपको दे रखा है टी स्क्वेयर प्लस का 1, मान रखने हैं अपने। देखो यहाँ पर मान रखेंगे और y बराबर आपको दे रखा है 2t स्क्वेयर और z बराबर दे रखा है आपको t क्यू। तो ये तो आपको दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखो इसे सबसे पहले dx निकालेंगे, अवकलन करते हैं। तो 2t dt आपका यहाँ आ गया, यहाँ इसका y के सापेक्ष dy, तो 2 आ गया 4 dt, ये कन्वर्ट हो गया और ये dz निकालेंगे तो 3t स्क्वेयर dt में ये कन्वर्ट हो गया, 4t आएगा बीच से, ये लो, और यहाँ भी 2t dt। ठीक है, यानी अब देखो x बराबर भी मान दे दिया, dx बराबर भी दे दिया, y बराबर दे दिया, dy बराबर दे दिया, z बराबर दे दिया और dz बराबर भी दे दिया। तो अब डायरेक्ट मान रखने अपन को। अब अपन को डायरेक्ट मान रखने हैं, तो रखते हैं भाई। देखो और लिमिट आपको दे रखी है कहाँ, ये रही t बराबर 1 से t बराबर 2 तक। तो सबसे पहले लिमिट लगाते हैं 1 से लेकर 2 तक, और 3xy, 3x का मान कितना है t स्क्वेयर प्लस का 1, और y का मान है 2t स्क्वेयर इंटू में 2t स्क्वेयर, और आगे क्या है dx का मान देखो क्या है, ये रहा 2t dt, 2t dt। ठीक है, ऐसे ही आगे प्लस का माइनस है, माइनस 5z, 5z का मान कितना है t क्यूब, और d इसके साथ क्या है dy है ना, नीचे रहा dy का मान कितना है इंटू में 4t dt, प्लस का आगे 10, x का मान देखिए कितना है t स्क्वेयर प्लस का 1, तो t स्क्वेयर प्लस का 1, और dz का मान कितना है देखो ये रहा इंटू में 3t स्क्वेयर dt। अब इसको सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ऊपर सोल्व करेंगे इसको और रिजल्ट निकालेंगे, क्या आएगा मान। लिख लो इसको, फिर आगे ऊपर सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसको साफ करता हूं, अब इसका कोई काम नहीं। अब देखो 1 से 2 तक, अब इसको सोल्व करते हैं। देखना पहले टी स्क्वेयर वाले पद आएंगे यहाँ पर, तो सभी का गुणा हो रहा है एक साथ। तो देखो यहाँ 3t स्क्वेयर, 3 देखो पहले जो कांस्टेंट है उनको गुणा कराता हूँ, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 यहाँ पर गुणा होगा। 12 के साथ देखो टी स्क्वेयर के पद कितने हैं, एक तो ये रहा, सभी गुणा में है। देखो यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे, देखो t की पावर 5 हो जाएगी, प्रत्येक के साथ गुणा करूंगा तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 12t की पावर 5, और साथ में देखिए +1 वाला यहाँ पर भी आएगा, यहाँ भी आपका आने वाला है, तो यहाँ भी 12, ये 12 हो गया, और यहाँ कितना गुणा होगा देखो ये वाला और ये वाला, तो यानी 12t क्यूब, 12t क्यूब। ऐसे ही आगे वाले के अंदर आए, माइनस का 5 के 20, 20t की पावर 4 dt में साथ में आगे कर लूँगा, प्लस का 10t स्क्वेयर, और साथ में ये 3t स्क्वेयर भी होगा, तो 10 ये 30, और t स्क्वेयर यानी t की पावर 4,
तो 30t⁴ आ गया और प्लस का 30t² आ गया, प्लस का 30t², और ये dt आ गया आगे। बोलो, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 समाकलन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 12t⁶/6, ठीक है, प्लस का 12t⁴/4 माइनस का 20t⁵/5 प्लस का 30t⁵/5 प्लस का 30t⁵, और लिमिट है 1 से 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, देखो जो बचेगा वो लिखते हैं अभी। ठीक है, देखो ये हो गया 6 2 12, 4 3 12, 5 4 20, 5 6 30, 3 दाएं 10, 3 दाएं 30, ठीक है। अब जो बचा है डायरेक्ट मान रखेंगे, तो यहाँ देखिए t⁶ यहाँ पर रखेंगे, देखो 2, तो पहले 2 रखेंगे तो 2⁶, 2⁶ का मान देखो पहले हम रखते हैं, फिर इसका मान निकालेंगे। 2 × 2⁶, ठीक है, प्लस का ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे तो 2⁵ भी है ना साथ में, 3 × 2⁴, ठीक है, माइनस का 4 × 2⁵, आगे क्या है प्लस का 6 × 2⁵ है ना, 2⁵ हो गया, फिर आगे 10 × 2⁵, और माइनस का देखिए, माइनस का भी रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। माइनस का 2, देखो 1 में तो 1 आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, तो 1 वाले के अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सीधा सीधा यही मान आपके पास आएगा। माइनस का 4 है क्या, 5 × 20, तो 4 है, सही है। फिर आगे यहाँ पर देखिए सारे माइनस के आ जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, अभी माइनस करेंगे ना, तो ये आपका प्लस का हो गया, प्लस का 4, और ये फिर माइनस का 6 आ गया, और फिर आगे वाला माइनस का आपका 10 आ गया, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, तो इसका मान 64 2 128 प्लस का 2⁴ 2⁴ यानी 16, और 3 48 माइनस का 32 दूनी 64, और यहाँ पर 128 ये आ गया, 32 × 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो साथ में, 6 2 12, 6 3 18, और 192 प्लस 192, और 2⁵ 8 8 दाएं 80 आ गया, और बाकी ये आपका रिजल्ट आ गया। माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10, इसको सोल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट लिख देना। ठीक है, तो जो भी मान आए आपका वो रिजल्ट लिख देना। शायद नोट्सों में करेक्शन करने की जरूरत है शायद, बाकी देखो ये कैलकुलेशन हमने सही की है, तो जो भी रिजल्ट आए देखो 128 से 128 आपके कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, मेरे ख्याल से आपको पता भी चल गया होगा कैसे करना है। थोड़ा सा देख लेना है भाई कैलकुलेशन के अंदर कहीं हमने गड़बड़ ना कर दी होगी, बाकी नोट्सों के अंदर मैं चेक कर लूँगा, थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है कैलकुलेशन के अंदर। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।